बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स। थोड़ा सा रिकैप करते हैं उस लेक्चर को जिसमें हमने डिस्कस किया है कि मार्केट का डेफिनेशन, मार्केट के फंक्शन, मार्केट का पर्पस क्या होता है। मार्केट इज़ अ मैकेनिज़्म थ्रू विच बायर एंड सेलर कम्स टुगेदर, और उसमें मार्केट की करेक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस किया है। जिसमें मार्केट की करेक्टरिस्टिक्स में स्पेसिफिकली हमने डिस्कस किया था कि पास का डाटा इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, और मार्केट को लिक्विड होना चाहिए। और लिक्विड में हमने डिस्कस किया था कि मार्केटेबिलिटी होनी चाहिए उसकी, और मार्केटेबिलिटी के साथ साथ उसका प्राइस कंटिन्यूटी होनी चाहिए, और प्राइस कंटिन्यूटी के साथ साथ कि उसमें डेप्थ भी होना चाहिए। तो ये मार्केट लिक्विडिटी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है एक गुड मार्केट का। और उसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि उसमें इंफॉर्मेशन भी हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, और जो इंफॉर्मेशन जैसे जैसे आए उस इंफॉर्मेशन के साथ स्टॉक की प्राइसेस भी चेंज होती रहे। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे मार्केट के, अच्छे मार्केट के। और उसके साथ हमने प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को डिस्कस किया है। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें शेयर फर्स्ट टाइम ट्रेड होता है, और सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें ऑलरेडी इशूड शेयर ट्रेड हो रहे होते हैं। और प्राइमरी मार्केट को हमने फिर फर्दर एक्सप्लेन किया कि आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कंपनीज पहली दफ़ा शेयर ट्रेड करने जाते हैं तो वो आईपीओ होता है। और अगर ऑलरेडी उन्होंने शेयर इशू किए हैं और ईयरली बेसिस पे या जब रिक्वायर्ड हो तो वो शेयर इशू करते हैं, तो सीजनल ऑफरिंग उसको हम कहते हैं। तो इस तरह से हमने काफ़ी सारे कंसेप्ट डिस्कस किए थे। और अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ, और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक्सचेंज मेंबरशिप्स को डिस्कस करेंगे। और मेनली हम फोकस करेंगे व्हाट आर द मेजर टाइप ऑफ ऑर्डर्स अवेलेबल टू इन्वेस्टर एंड मार्केट मेकर्स। और फिर मार्जिन ट्रांजैक्शन को हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के साथ। और एक्सचेंज मार्केट मेकर्स, इंस्टीट्यूशन एंड स्टॉक प्राइस वोलेटिलिटी और ट्रेडिंग सिस्टम को भी हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सचेंज मेंबरशिप। इसमें एक कमीशन ब्रोकर होते हैं। कमीशन ब्रोकर बेसिकली एम्प्लॉइज होते हैं ऑफ अ मेंबर फर्म, जो बाय और सेल करते हैं कस्टमर्स के लिए, उस कंपनी के कस्टमर्स के लिए। जब कोई ऑर्डर आता है खरीदने का या बेचने का, स्टॉक खरीदने या बेचने का, थ्रू अ brokerage firm that is a member of the exchange. In many instances, the firm contract its commission broker on the floor of the exchange. और उसके बाद जो ब्रोकर है वो जाता है अप्रोप्रिएट पोस्ट ऑन द फ्लोर और फिर बाइंग और सेलिंग करता है। तो बेसिकली जैसा कि सिंपली यहाँ पे लिखा गया है, एम्प्लॉय ऑफ अ मेंबर फर्म who buy or sell for customer of the firm। कस्टमर जो फर्म के कस्टमर्स हैं जिनके लिए ऑर्डर आता है और वो ऑर्डर कमीशन ब्रोकर को पहुंचता है, तो कमीशन ब्रोकर प्रॉपर फोरम पे जाके वो बाइंग और सेलिंग करती है। और उसके बाद जो फ्लोर ब्रोकर है, ये इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ एन एक्सचेंज हु एक्ट एज ब्रोकर फॉर अदर मेंबर्स। तो वो अदर मेंबर्स के लिए ये वहाँ पे एक्सचेंज पे परफॉर्म करता है, और इसके लिए वो कमीशन लेता है। कमीशन का रेट वेरी करता रहता है। और उसके बाद जो रजिस्टर्ड ट्रेडर्स होते हैं, ये दे यूज देयर मेंबरशिप टू बाय एंड सेल फॉर देयर ओन अकाउंट्स। तो अपने ओन अकाउंट्स के लिए वो बाइंग और सेल करते हैं। और ये अलाउ होते हैं, इनको अलाउ किया जाता है टू यूज देयर मेंबरशिप टू बाय एंड सेल फॉर देयर ओन अकाउंट्स। तो उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है जिसकी तरफ हम चलेंगे वो है मेजर टाइप ऑफ ऑर्डर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, इनका क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जो सबसे पहला कंसेप्ट है वो है मार्केट ऑर्डर्स। तो मार्केट ऑर्डर्स में बाइंग और सेलिंग एट बेस्ट करंट प्राइस होती है। मैंने कोई ऑर्डर दिया है, मैं अगर ख़रीदना चाह रहा हूँ तो जिस 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 रेट पे बेस्ट रेट पे अवेलेबल है उस पे मेरे लिए ख़रीदा जाएगा। और अगर मेरे पास शेयर हैं और मैं बेचना चाह रहा हूँ तो बेस्ट अवेलेबल प्राइस जो मिल रहा है उसके लिए ब्रोकर मेरे स्टॉक्स को बेच देते हैं। तो बेसिकली ये प्रोवाइड इमीडिएट लिक्विडिटी है। और अगर मेरे पास हैं, मुझे पैसे चाहिए तो मेरे फ़ौरन बिक जाते हैं। और अगर मेरे पास पैसे हैं और मैं लेना चाह रहा हूँ तो मुझे फ़ौरन स्टॉक्स या बॉन्ड या जो भी हो वो मिल जाते होते हैं। तो उसके बाद मार्केट आर्डर, तो जो मार्केट में रेट चल रहा है उस पर आप बाइंग सेलिंग करते हैं उसको मार्केट आर्डर करते हैं।
लेकिन एक है लिमिट आर्डर। और जो लिमिट आर्डर है बेसिकली वो ये है कि आर्डर स्पेसिफाइज द बाय और सेल प्राइस। वो आप आज एक और प्राइस चल रही होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आज 60 पे बिक रहा है, आप कहेंगे मैंने 50 पे खरीदना है, तो आप बेसिकली आर्डर स्पेसिफाई कर रहे हैं बाय और सेल के लिए। टाइम स्पेसिफिकेशन ऑफ आर्डर में वेरी। आप ये भी कह सकते हैं कि फ़ौरन मेरे लिए इसको खरीदा जाए। आप ये भी कह सकते हैं कि हाफ डे तक अगर इस प्राइस पे आ जाए तो मेरे लिए खरीदें। आप ये भी कह सकते हैं कि पूरा दिन अगर इस प्राइस पे किसी वक्त भी पहुंचे तो मेरे लिए खरीदें। ये भी हो सकता है कि आप हफ्ते की बात करें, कुछ दिन की बात करें, कुछ महीने की बात करें, या गुड अंटल कैंसल्ड। या ये होता है जीटीसी का मतलब ये है कि मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये शेयर मेरे लिए इतने प्राइस पे खरीदना है, अगर आ जाए तब तक जब तक मैं आपको ये आर्डर कैंसिल करने का ना कहूँ। तो लिमिट आर्डर का बेसिकली मतलब ये है कि आप उस पर लिमिट लगाते हैं करंट मार्केट प्राइस पे। जो मार्केट आर्डर है उस तरह नहीं, आप उस प्राइस पे ना खरीदना चाह रहे हैं या ना बेचना चाह रहे हैं, आप एक डिफरेंट रेट बताते हैं। और अगर उस रेट पे वो शेयर आ जाता है बेचने के लिए या खरीदने के लिए, तो तब आप उस आर्डर पे आप कहते हैं कि अगर ये आर्डर आ जाए और ये प्राइस हो जाए तो मेरे लिए ये आपने स्टॉक खरीदना है या बेचना है। तो वो ऑप्शंस भी साथ में गिवन है। हम एग्जांपल की तरफ जाते हैं, मार्केट आर्डर के एग्जांपल की तरफ। जैसा कि हमने कहा था, मार्केट आर्डर वो आर्डर है कि आप मार्केट के ही गिवन आर्डर पे शेयर को बेचना या खरीदना चाहते हैं। तो देखते हैं एग्जांपल्स की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एज्यूम यू आर इंटरेस्टेड इन जीई एंड यू कॉल योर ब्रोकर टू फाइंड आउट द करंट मार्केट ऑन स्टॉक। आपने स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जनरल इलेक्ट्रिक प्राइस के बारे में पूछ लिया और कोटेशन आ गया। मशीन ने कोटेशन इंडिकेट किया, प्रीविलिंग मार्केट प्राइस इज 45 बिड 45.24 आस्क। अगर आप बेचना चाहते हैं तो आप 45 पे बेचेंगे, और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 45.25 पे आप खरीद सकते हैं। तो दिस मीन्स दैट द हाईएस्ट करंट बिड ऑन स्टॉक ऑफ स्पेशलिस्ट इज 45, दैट इज $45 इज मोस्ट दैट एनीवन हैज ऑफर्ड टू पे फॉर जीई। जीई की स्टॉक अगर आपने बेचना है तो 45 पे लोग खरीदने के लिए तैयार हैं, और अगर आपने खरीदना है तो आपको 45.25 पे मिलेगा, 45.25 पे, जो कि लोएस्ट प्राइस है किसी ने विलिंगनेस जाहिर की है आप एक्सेप्ट टू सेल अ स्टॉक, अपने स्टॉक बेचने के लिए। तो ये डिफरेंस होगा। इफ़ यू प्लेस अ मार्केट बाय ऑर्डर फॉर 100 शेयर्स, आप 100 शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप 100 इंटू 45.25 अ शेयर, लोएस्ट आस्क प्राइस जो कि अवेलेबल था मार्केट में, फॉर टोटल कास्ट 4525 प्लस ज़ाहिर बात है आपने ब्रोकर के थ्रू जो ऑर्डर प्लेस किया है तो उसका कमीशन भी पे करेंगे आप। लेकिन अगर आपने सबमिट किया सेल आर्डर, जो आपके पास 100 शेयर थे, तो आपको ज़ाहिर बात है कि वो 45 पे बिकेंगे। 45 इंटू 100 इज इक्वल टू 4500 लेस कमीशन। ज़ाहिर बात है ब्रोकर के थ्रू भेजे हैं तो आपको कमीशन मैनेज करना पड़ेगा। तो ये मार्केट आर्डर, आइदर इट्स अ बाय और सेल आर्डर, बट इट्स अ मार्केट आर्डर, तो आप उसको उस प्राइस से, उसकी बिड और आस्क से मल्टीप्लाई करके कमीशन प्लस करेंगे या कमीशन माइनस करेंगे। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं मार्केट आर्डर को। उसके बाद जो लिमिट आर्डर है, द इंडिविजुअल प्लेसिंग ए लिमिट आर्डर स्पेसिफाइज द बाय और सेल प्राइस। वो अपना परचेज प्राइस या सेलिंग प्राइस मेंशन करेगा कि इस प्राइस पे आपने खरीदना या इस प्राइस पे बेचना है। प्रीवियस जैसे हमने देखा कि मार्केट आर्डर में ऐसी कोई बात नहीं थी, वो आपने जो मार्केट में रेट चल रहा होता है उस पे आपने खरीदना या बेचना होता है। लेकिन यहाँ पे आप स्पेसिफाई करते हैं बाय और सेल प्राइस। You might submit a bid to purchase 100 share of Coca-Cola stock at $50 a share when current market is 60 bid 60.25 ask। तो अभी जो आपको शेयर मिल सकता है वो है 60.25, और अगर आप बेचना चाहते हैं तो आप 60 पे बेच सकते हैं। लेकिन आस्क विद द एक्सपेक्टेशन that the stock will decline to RS50 in near future। तो आप इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शेयर के प्राइस नीचे चला जाता है, तो आपने आर्डर प्लेस किया लिमिट्स के साथ। तो इस तरह से लिमिट आर्डर दी जा सकती है। आइदर इट कैन बी ए बाय आर्डर और इट कैन बी ए सेल आर्डर, इट डिपेंड्स अपॉन द इन्वेस्टर चॉइस। जो मेजर टाइप ऑफ आर्डर हैं उसमें एक है शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट सेल,
बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्डर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। आप इसमें सेल करते हैं ओवर प्राइस स्टॉक दैट यू डोंट ओन एंड परचेज इट बैक लेटर एट ए लोअर प्राइस। इसमें ये होता है शॉर्ट सेलिंग में, शॉर्ट सेलिंग में आप वो शेयर बेच रहे होते हैं जो आपके पास एक्चुअली होता नहीं है और आप उसको बेच देते हैं इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि फ्यूचर में इसकी प्राइस कम हो जाएगी। से फॉर एग्जांपल आज एक शेयर की प्राइस, जैसे कि पिछला एग्जांपल था लिमिट ऑर्डर में, आज वो शेयर की प्राइस 60 है, आपने कहा कि 60 पे बेच दो, 60 पे आप बेचना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास ये शेयर है नहीं, तो आप ये 60 पे बेच देंगे, किसी से उधार लेके आप शेयर बेच देंगे। लेकिन आप समझ रहे हैं कि हफ्ते के बाद इसकी प्राइस 50 हो जाएगी, तो आप मार्केट से खरीद करके उसको, जिससे आपने उधार लिया है, उसको वापस कर देंगे। द बारो द स्टॉक फ्रॉम अनदर इन्वेस्टर थ्रू योर ब्रोकर और मस्ट पे एनी डिविडेंड टू लेंडर। जारी बात है आपने उसको डिविडेंड पे करना पड़ेगा अगर उस टाइम ड्यू हो जाए। मार्जिन रिक्वायरमेंट सप्लाई, मार्जिन को हम नेक्स्ट एक आध स्लाइड के बाद डिस्कस करेंगे। मार्जिन का मतलब ये है कि बेसिकली आप अगर एक चीज़ खरीदना चाह रहे हैं तो अगर आप 100 शेयर खरीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 100 शेयर की प्राइस पूरी पे करें, आप हाफ की पे कर सकते हैं और हाफ की बाद में आप जब ट्रेडिंग कर लें तो उसके बाद आप पे कर सकते हैं। तो वो मार्जिन रिक्वायर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे। शॉर्ट सेलिंग को मैं सिंपली फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। शॉर्ट सेलिंग ये है कि आप ओवर प्राइस्ड शेयर को उधार लेके अभी बेच देंगे इस एक्सपेक्टेशन के साथ फ्यूचर में इसकी प्राइस कम होगी, आप मार्केट से उठा के पैसे बचा लेंगे। 60 का आज बेचा है, मार्केट में एक हफ्ते के बाद आपको 50 में मिलेगा, तो 50 में खरीद के वापस करेंगे, 2 रुपया हो सकता है कमीशन हो, तो 52 रुपये आपको कास्ट आ गया और 60 में आपने बेच दिया तो 8 रुपये आपने बचा लिए। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग या शॉर्ट सेल्स। और उसके बाद जो स्पेशल आर्डर है उसके अलावा लिमिट आर्डर और शॉर्ट सेलिंग के बाद, मार्केट आर्डर के बाद, स्पेशल आर्डर में स्टॉप लॉस आर्डर है, कंडीशनल आर्डर टू सेल स्टॉक इफ ड्रॉप टू ए गिवन प्राइस। अगर आपके पास स्टॉक्स हैं और आप ऑर्डर करते हैं कि उसको स्टॉक्स को बेचा जाए अगर कोई प्राइस एक लेवल तक गिर जाए, डज नॉट, बेसिकली आप इसलिए करते हैं कि नुकसान हो रहा है, आपने 60 का खरीदा और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी, आपने ऑर्डर दिया कि अगर 55 तक जाए तो इससे नीचे तो इसको नहीं जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नुकसान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आप उस सूरत में स्टॉप लॉस आर्डर का स्पेशल आर्डर प्लेस करते हैं, तो आपका ब्रोकर आपकी बुनियाद पे आपकी बिहाफ पे वो आर्डर एग्जीक्यूट करता है अगर वो शेयर प्राइस नीचे जा रहा हो मार्केट में, ताकि आप कहते हैं कि लॉसेस को लिमिट किया जाए। इसमें डज नॉट गारंटी प्राइस यू विल गेट अपॉन सेल, क्योंकि जब प्राइस गिरती है तो बहुत तेज़ी से गिरती है, फ्लक्चुएट करती है, हो सकता है आप आर्डर प्लेस करते करते वो प्राइस उससे नीचे चली जाए, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। मार्केट डिसरप्शन कैन कैंसल सच आर्डर्स, हो सकता है कि ऐसे जब मार्केट नीचे जा रहा हो तो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं कि ट्रेड न किया जाए और इस तरह के ट्रेड की वजह से नुकसान हो सकते हैं, तो वो आपका आर्डर कैंसिल हो सकता है। स्टॉप बाय आर्डर ये है कि इन्वेस्टर हु सोल्ड शॉर्ट मे वांट टू लिमिट लॉस इफ स्टॉक इंक्रीज इन प्राइस। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि शॉर्ट सेलिंग उसी वक्त होती है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि फ्यूचर में प्राइस नीचे जाता है तो तभी आपको बेनिफिट होता है, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता। आपके एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट अगर शेयर की प्राइस इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाए तो आप स्टॉप बाय आर्डर देते हैं। तो इस सूरत में स्टॉप बाय आर्डर आप प्लेस करते हैं कि अगर शेयर की प्राइस ऊपर जा रही हो तो आप उसको अपने नुकसानात को कम करने के लिए स्टॉप बाय आर्डर देते हैं। तो ये थे कुछ स्पेशल आर्डर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मार्जिन ट्रांजैक्शन को। ऑन एनी टाइप ऑफ ऑर्डर इंस्टेड ऑफ पेइंग 100% कैश, बारो अ पोर्शन ऑफ ट्रांजैक्शन यूजिंग स्टॉक एज कोलेटरल। आप जो स्टॉक खरीद रहे हैं उनको एज ए कोलेटरल रख रहे हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप 100% पेमेंट करें, आप कुछ लिमिट तक पे कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट ऑन मार्जिन क्रेडिट में बी बिलो द प्राइम रेट, आपको उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने कोलेटरल रख लिया अपने स्टॉक्स को। रेगुलेशंस लिमिट प्रोपोर्शन बारोड, आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट सेट की जाती है। मार्जिन रिक्वायरमेंट आर 50% इस केस में या 50% से अप हो सकती है। चेंजेस इन प्राइस इफेक्ट इन्वेस्टर इक्विटी, अगर प्राइस उस दौरान चेंज होता है तो उसके रेस्पॉन्सिबल आप होते हैं, क्योंकि आप मार्जिन ट्रांजैक्शन ले रहे हैं,
मार्जिन अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी सूरत में वो नुकसान या प्रॉफिट किसी का नहीं होता, बल्कि आपका होता है। आप सिर्फ एक बारोइंग कर रहे हैं और बाकी उस ट्रांजैक्शन में किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो मार्जिन ट्रांजैक्शन की एग्जांपल देखते हैं। बाय 200 शेयर एट $50 यू नीड टू पे 10,000। तो अगर आप 200 शेयर खरीदना चाह रहे हैं लेकिन आप 50% बारो करना चाह रहे हैं, तो आप मार्जिन ट्रांजैक्शन के थ्रू 50% बारो कर सकते हैं। तो आप 10,000 के बजाय 5,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं। इफ प्राइस इंक्रीज 60, आपका पोजीशन हो जाएगा वैल्यू इज 60, चूँकि 60 इंटू 200, तो आपके जो वैल्यू हो जाएगा वो 12,000 हो जाएगा। और 12,000 में से चूँकि आपने 5,000 बारो किया है, जो अब आपको पे करने पड़ेंगे, तो आपके पास 7,000 इक्विटी रह जाएगी। 7,000 आपकी इक्विटी, जो कि पहले 5,000 थी जो कि आपने पे किया था। तो 7,000 डिवाइडेड बाई 12,000, तो आपकी जो इक्विटी पोजीशन है वो पहले 50-50 था। 50% आपने बारो किया, 50% आपने इक्विटी पे किया। अब आपका इक्विटी इंक्रीज होके 58 हो गया है। तो इसी तरह इंक्रीज भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये इंक्रीज हो, इट कैन बी अ डिक्रीज एज वेल। आपने 200 शेयर बाई किए, 50 या शेयर 10,000 पोजीशन था, आपने 50% बारो किया, मार्जिन पे मार्जिन ट्रांजैक्शन यूज़ किया और 5,000 आपने पे किया। तो आपका इक्विटी 5,000 डिवाइडेड बाई 10,000, तो आपका 50% इक्विटी था। लेकिन प्राइस चूँकि डिक्रीज हुआ है 40 पे, तो आपका जो वैल्यू बना है 40 इंटू 200, तो 8,000 बना है। और आप में उसमें से 5,000 जो आप बारोड है आपको वापस पे करने हैं, तो आपके पास जो इक्विटी बचती है वो 3,000 है। 3,000 डिवाइडेड बाई 8,000 विल बी 37.5% आपके इक्विटी पोजीशन रह जाता है। अब इस सूरत में जब इक्विटी पोजीशन इंक्रीज करे, तो उस सूरत में जो ब्रोकर हैं उनको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि आपका पैसा बढ़ रहा है, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो वो आपको प्रॉफिट देंगे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपकी इक्विटी पोजीशन बढ़े और आपको प्रॉफिट हो। आपकी इक्विटी कम होती है और कम होने के बाद वो मेक श्योर करते हैं कि मार्जिन से कम ना हो। अगर मार्जिन से कम हो गया है तो उनको लॉस हो सकता है अगर आप पे नहीं करेंगे। तो जब आपकी इक्विटी डिक्रीज कर रही होती है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो एक मेंटेनेंस मार्जिन अप्लाई करते हैं। इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट एट लीस्ट 50% अथॉरिटीज़ ने सेट की होती है, या उससे ऊपर नीचे भी हो सकती है। लेकिन अगर 50% आपका इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट है कि आप जो ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं उसमें से कम 50% आप इक्विटी देंगे और 50% आप बारो कर सकेंगे। बारो करने की सूरत में अब उसके बाद आपको एक मेंटेनेंस मार्जिन देना होगा कि आपकी अगर इक्विटी डिक्रीज करना शुरू कर जाए, तो आपने एक लेवल ऑफ इक्विटी हर हाल में मेंटेन करना होता है। तो रिक्वायरमेंट पोर्शन ऑफ इक्विटी टू स्टॉक, ये बेसिकली मेंटेनेंस मार्जिन है। रिक्वायरमेंट पोर्शन ऑफ इक्विटी टू स्टॉक प्रोटेक्ट्स ब्रोकर इफ स्टॉक प्राइस डिक्लाइन। जब स्टॉक प्राइस डिक्लाइन करता है तो आपके ब्रोकर को सेफ गार्ड करने के लिए ये मेंटेनेंस मार्जिन दिया गया है। मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 25%। कम से कम आपका जो इक्विटी हो वो 25% हो, जिस पे आपको मेंटेनेंस मार्जिन कॉल आती है। तो मार्जिन कॉल के लिए आपको अगर 25% से आपकी इक्विटी डिक्रीज करती है, तो आपको मेंटेनेंस मार्जिन कॉल आती है। मार्जिन कॉल ऑन अंडर मार्जिन अकाउंट टू मीट मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो आपके मार्जिन रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए आपको फिर एडिशनल पैसे देने पड़ेंगे। अगर हम पिछले एग्जांपल को देखें, 5,000 के आपने 200 शेयर खरीदे हैं, 5,000 आपने लोन लिया, 10,000 के खरीदे हैं, और अगर तो प्राइस ऊपर गई तो आपके 12,000 हो गए और आपकी इक्विटी की पोजीशन इंक्रीज कर गई। लेकिन अगर आपका प्राइस 40 पे आ गया और 40 पे आने की वजह से आपको बेसिकली आपका जो इक्विटी है वो डिक्रीज हुआ है टू 37.5। अब तक तो ठीक है, लेकिन अगर मेंटेनेंस कॉल हम एज्यूम करते हैं अगर 38 होता तो आपको अब मेंटेनेंस कॉल आ जाता और आपको वो मार्जिन मीट करना होता। अब रिक्वायरमेंट जो है मेंटेनेंस मार्जिन की वो 25% है, तो 25% तक अगर डिक्रीज होता है तो आपको मार्जिन कॉल आ जाती है मेंटेनेंस मार्जिन की। अगर आप मार्जिन कॉल मीट नहीं करेंगे, अगर आप अपना इक्विटी में और पैसा नहीं डालेंगे, स्टॉक विल बी सोल्ड टू पे ऑफ द लोन। तो जो लोन लिया था आपने बेसिकली 50% का, तो उस लोन को पे करने के लिए
आपके स्टॉक्स को बेचा जाएगा ताकि उनका लॉस ना हो। आपका तो इक्विटी ज़ाय हो गया, कम हो गया, लेकिन ब्रोकर का ताकि नुकसान ना हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन इंशाल्लाह हम एक नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और उसमें हम ये कैलकुलेशन भी करेंगे कि मार्जिन कॉल किस वक्त आनी चाहिए, और कितना आपका इक्विटी हो तो आपको मार्जिन कॉल आती है, और कितने % इक्विटी को आपने मेंटेन करना होता है। तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बेसिक क्वेश्चन हमने लास्ट स्लाइड्स में डिस्कस किया है, और अब हम चलते हैं एक्सचेंज मार्केट मेकर की तरफ। स्पेशलिस्ट इज एक्सचेंज मेंबर असाइंड टू हैंडल पार्टिकुलर स्टॉक्स, हैज टू रोल्स। आपका एक तो ब्रोकर होता है और एक डीलर होता है। तो ये बेसिकली आपके एक्सचेंज मार्केट मेकर्स होते हैं। जो ब्रोकर होता है वो बायर और सेलर को मैच कर रहा होता है, और उसके लिए वो प्रीमियम लेता है, वो अपना सर्विस चार्जेस चार्ज करता है, तो उसको वो बायर और सेलर को मीट करवाता है। लेकिन डीलर है टू मेंटेन फेयर एंड ऑर्डरली मार्केट। डीलर अपना खुद भी अपने लिए भी एसेट्स खरीदते हैं और फिर बेचते भी हैं, तो वो बेसिकली ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं। ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं इनके दो इनकम सोर्स होते हैं। ब्रोकर कमीशन लेते हैं, उनका रिस्क नहीं होता क्योंकि वो सिर्फ कमीशन की बुनियाद पे काम कर रहे होते हैं। और जो डीलर होते हैं, ट्रेडिंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट विद रिस्क। तो ये बहुत प्रॉफिट इनका हाई होता है और इस तरह का रिस्क भी हाई होता है डीलर का। तो चेंजेस इन सिक्योरिटी मार्केट्स जो हम अगर डिस्कस करने चाहें तो सिंस 1965 द ग्रोथ ऑफ ट्रेडिंग बाय लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज हैड मैनी इफेक्ट्स। नेगोशिएशन और कम्पिटिटिव कमीशन रेट्स जो चेंज हुए हैं उनकी वजह से, इन्फ्लुएंस ऑन ब्लॉक ट्रेड्स चेंज हुए हैं, ट्रेडर्स जो ब्लॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं उसकी वजह से, इम्पैक्ट ऑफ स्टॉक प्राइस वोलेटिलिटी, स्टॉक प्राइस में चेंज जो कि कुछ लोग कहते हैं कि शायद इन्वेस्टर की वजह से, हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि प्राइस वोलेटिलिटी क्यों होती है, और डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मार्केट सिस्टम एनएमएस की वजह से जो चेंजेस आई हैं स्टॉक मार्केट में। तो इंस्टीट्यूशंस एंड स्टॉक प्राइस वोलेटिलिटी जो है एम्पिरिकल स्टडीज़ बताती हैं कि ये थ्योरी जो कि कहते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेड्स हैं वो प्राइस वोलेटिलिटी को इंक्रीज करते हैं। मार्केट में से पैसा मार्केट में रख डालना चाहें या मार्केट से पैसा निकालना चाहें, तो बेसिकली ये कंसेप्ट है कि एक कंपनी का शेयर आपने खरीदे हुए हैं लाखों में, और आप चाह रहे हैं कि आप उसके और शेयर खरीदें, तो आप उसके शेयर मार्केट में फ्लोट कर देते हैं। जब सप्लाई इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है और उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और जब वैल्यू एक लेवल तक कम आ जाती है तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो दोबारा मार्केट से वो शेयर्स उठा लेते हैं। जब उठा लेते हैं और बाकियों के भी खरीदते हैं चूँकि वो सस्ते हो गए थे, तो फिर शॉर्ट हो जाते हैं और फिर प्राइस बढ़ जाती है और आप फिर मार्केट में फ्लोट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो स्टॉक प्राइस वोलेटिलिटी है वो इंस्टीट्यूशंस के थ्रू एक थ्योरी है कि इस तरह से स्टॉक प्राइस वोलेटिलिटी होती है। लेकिन एम्पिरिकल स्टडीज हैव नॉट सपोर्टेड द थ्योरी दैट इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग इंक्रीज प्राइस वोलेटिलिटी। वेयर ट्रेडिंग इज डोमिनेटेड बाय इंस्टीट्यूशंस, वो आपको ज़ाहिर बात है कि लिक्विडिटी बहरहाल प्रोवाइड करते हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं इंस्टीट्यूशंस, वे प्रोवाइड लिक्विडिटी फॉर वन और अनदर एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनको सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो जिन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें लिक्विडिटी तो वो बहरहाल प्रोवाइड करते हैं, ये एक बेनिफिट है। लेकिन एम्पेरिकल स्टडीज़ के मुताबिक अब तो मेरे ख्याल से ये मिक्स रिजल्ट्स हैं। बहरहाल जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे प्राइस वोलेटिलिटी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग की वजह से बहरहाल हो सकती है। तो उसके बाद जो न्यू ट्रेडिंग सिस्टम है, डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम, ये एक फिगर दिया हुआ है वैसे, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है और सिस्टम पूरे चेंज हुए हैं। और जो 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 कि ऑनलाइन सिस्टम आया है उसकी वजह से ट्रेडिंग सिस्टम काफ़ी चेंज हुआ है, जिसको कहते हैं रफली 100 डेज बिलियंस शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। ये तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, तो इस दुनिया में जो भी जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं उन सब में ये सूरत हाल है। टेक्नोलॉजी हैज़ अलाउड द मार्केट प्रोसेस टू कीप पेस, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं और ट्रेडिंग सिस्टम चेंज हुआ है। तो इंटरनेट इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन के लिए इन वेबसाइट्स को आप विज़िट करके आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि ट्रेडिंग किस तरह से हो रही है। इसमें पाकिस्तानी वेबसाइट्स इन्वॉल्व नहीं इंक्लूड नहीं है,
वो भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। आप गूगल के थ्रू उनको सर्च करके उन पर भी जा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और इसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और उन पे हम इंशाल्लाह एक लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन उसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा, जो फ्यूचर टॉपिक्स होंगे, उनमें हम इंशाल्लाह सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्सेस की बात करेंगे, और फिर स्टॉक मार्केट इंडिकेटर सीरीज़ की भी बात करेंगे, और बॉन्ड मार्केट इंडिकेटर सीरीज़ की भी बात करेंगे। और फिर हम ये भी देखेंगे कि जो स्टॉक मार्केट है, जिस तरह कराची स्टॉक एक्सचेंज है या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है जो आजकल, इसमें इंडेक्सिंग कैसे होती है। ये जो इंडेक्स की बात हम कर रहे होते हैं कि इंडेक्स इतने पॉइंट ऊपर गया है, इतने पॉइंट नीचे आया है, ये इंडेक्स कैसे डेवलप होता है, इसके लिए सैम्पलिंग किस तरह होती है, इसमें कौन से कंपनीज को, जो 100 इंडेक्स है इसमें कौन से कंपनीज इंक्लूड होते हैं, और उन कंपनीज के इंक्लूड होने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, और उससे कैसे फ़र्क पड़ता है। और जो खबरें आ रही होती हैं, न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि इतने इंडेक्स पॉइंट ऊपर गया, इतने नीचे आया, तो इसका बेसिकली मकसद क्या होता है। तो हम इन सारी बातों को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने कहा है कि नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और उनके सोल्यूशन को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। आप अगर आपको लेक्चर पसंद आई, और अगर आप इस तरह के लेक्चर फ्यूचर में सुनना चाहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सुनने के लिए, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।